हेलो एवरीवन। आज शुरू करते हैं पंजाब पुलिस की शिफ्ट नंबर 8। जिसने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लो। पहला क्वेश्चन, select the most appropriate adverb to fill in the blank. The hungry child looked dash at the woman who fed him. हंगरी चाइल्ड, हंगरी का मतलब होता है भूखा, भूखा बच्चा। लुक्ड डैश एट द वुमन हु फेड हिम, फेड का मतलब होता है जिसने उसको खाना खिलाया। फीड की सेकंड फॉर्म होती है फेड। इधर क्या है, लुक्ड, लुक्ड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे भी क्या यूज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तब इधर फिल करना है कौन सा एडवर्ब आएगा, ग्रेटफुली, ईगरली, कॉशियसली या फिर एंग्शियसली। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल होना। किसी ने हमें कुछ दिया और उसके बदले में हम उसको थैंक यू बोलते हैं, तो वो क्या होएगा, थैंक यू का एडवांस इंग्लिश में वर्ड होता है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल एक अच्छा वर्ड है और थैंक यू क्या है, नॉर्मल और बेसिक वर्ड है। तो इसका आंसर आएगा ग्रेटफुली। द हंग्री चाइल्ड लुक्ड ग्रेटफुली एट द वुमन हु फेड हिम। सेकंड ऑप्शन है ईगरली। ईगरली क्या होता है, इंटेंस, लॉन्गिंग और एक्साइटमेंट। इंटेंस, लॉन्गिंग और एक्साइटमेंट। ईगरली होता है बहुत ही इंटेंस लॉन्गिंग होना या फिर एक्साइटमेंट होना, वो होएगा ईगरली। नेक्स्ट वर्ड है कॉशियसली। कॉशियसली होता है ध्यान पूर्वक, बड़े ही ध्यान से किसी चीज को करना, प्रिकॉशन के साथ, कॉशन लेके, उसको होता है कॉशियसली। और लास्ट वर्ड है एंग्शियसली। एंग्शियसली का मतलब होता है नर्वसनेस, नर्वसनेस या फिर घबराहट। एंग्शियसली का मतलब होता है नर्वसनेस या फिर घबराहट। ग्रेटफुली, ईगरली, कॉशियसली और एंग्शियसली। नेक्स्ट वर्ड, इंग्लिश सेंटेंस किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ये इंग्लिश में क्या है, इडियम भी है। इंग्लिश में इडियम होता है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, जिसको हम कहते हैं एक ही तीर से दो निशाने लगाना। एम एट टू distinct aims distinct with single effort। aim at two distinct action with single effort, इसका मतलब होता है हम जब अपना एक सिंगल एफर्ट यूज करते हैं फिर भी हमारे दो काम बन जाते हैं, तब यूज होगा एक तीर नाल दो निशाने लगाऊंगा। ये आएगी सेकंड ऑप्शन। जब भी ये क्या होता है, इडियम, इडियम का कभी लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होता। अगर यहाँ पे बात हुई है बर्ड्स की, तो जहाँ पे देखो जिस ऑप्शन में बर्ड्स या पंछी की बात है वो ऑप्शन पहले कट हो जाएगी। पहले में है दो पंछियां, गलत हो गया। सेकंड में पंछी नहीं है। थर्ड में एक पत्थर नु दो बार मारना, ये भी नहीं है। पत्थर और पंछी ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। फोर्थ में है दो पंछी, फिर ये गलत हो गया। कौन सी ऑप्शन आएगी, सेकंड ऑप्शन।
किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर नाल दो निशाने लगाऊंगी। नेक्स्ट, what is the appropriate meaning in Punjabi of the word capricious in the following sentence? ये capricious का क्या मतलब है? The weather was capricious, changing from sunny to stormy in minutes. वो कहता है जो weather था क्या था? Capricious था। कभी तो बिल्कुल साफ हो जाता है और कभी आंधी तूफान वाला हो जाता है। तो यहाँ पे capricious क्या आएगा? भरोसे योग, मनमोजी, स्थिर या फिर अनजानिया। मनमोजी, मनमोजी व्यक्ति भी वही होता है, एक टाइम पे कुछ और उसका मूड होता है और दूसरे टाइम पे कुछ और मूड होता है, तो उसको ही क्या बोलते हैं? कैप्रिशियस। तो मनमोजी का क्या लगाएंगे? कैप्रिशियस। भरोसे योग क्या होता है? भरोसे योग होता है ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल। अगर सेंटेंस में आ जाए ट्रस्टवर्दी या फिर रिलायबल, तब उसको हम कहेंगे भरोसे योग। स्थिर, स्थिर होता है कांस्टेंट, स्थिर होता है कांस्टेंट, स्टेबल, जो अपनी जगह पे फिक्स रहता है, वो हिलता झुलता नहीं है। और नेक्स्ट आ गया अनजानिया। अनजाने का मतलब होता है अननोन, अनफेमिलियर, जिसको हम नहीं जानते, जो फेमिलियर नहीं है, वो होता है अनजाने। क्लियर है? अगर इनमें से कुछ भी वर्ड जाएगा ना, अननोन अनफेमिलियर होएगा अनजानिया का, स्थिर का होएगा कांस्टेंट और स्टेबल, मनमोजी होएगा कैप्रिशियस, और भरोसे योग होएगा ट्रस्टवर्दी या फिर रिलायबल। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड, to select the most appropriate synonym of the given word, meticulous। मैंने कहा था ना, ये वही वर्ड है जो इस चैनल पे सबसे पहला बार डला है। इस चैनल को शॉर्ट्स में जाके स्क्रॉल करके देखना, और इस चैनल पे जो फर्स्ट वर्ड डला है वो है मेटिकुलस, और यही मेटिकुलस इस पेपर में पूछा गया है। अब जिनको लगता था कि ये चैनल में ऐसे ही वर्ड्स डल रहे हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो उनकी बहुत बड़ी गलती है। यही सेम वर्ड आ गया, और अगर जिसने चैनल से अच्छे से पढ़ लिया, सिनोनियम्स एंटोनियम्स देख लिए, उसके लिए कितना इजी हो जाएगा। अब जिसने नहीं देखा उसको बड़ा मुश्किल लगेगा क्या है। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? रेकलेस, हेस्टी, केयरलेस और प्रिसाइज। मेटिकुलस का मतलब होता है प्रिसाइज। मेटिकुलस को हम बोलते हैं एक्सट्रीमली केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल, प्रिसाइज, अटेंशन टू डिटेल्स, अटेंशन टू डिटेल, डिटेल्स में अटेंशन देना, बहुत प्रिसाइज होके काम करना, एक्सट्रीमली केयरफुल, वो सारे वर्ड्स के होते हैं मेटिकुलस। इसकी ऑप्शन आएगी फोर्थ। अब इसके ऑपोजिट क्या आएगा? केयरलेस क्या है इसका एंटोनियम? केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। एक तो जगह आ रहा है बड़े ही अटेंशन के साथ कुछ केयरफुली करना, और दूसरी तरफ आ रहा है केयरलेस, वो हो गया लापरवाह। रेकलेस का मतलब भी होता है लापरवाह, तो ये भी क्या हो गया? इसका एंटोनियम हो गया मेटिकुलस का। एक वर्ड रह गया हेस्टी। हेस्टी का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी काम करना, जल्दी जल्दी काम करना। हेस्टी होता है कोई भी काम को जल्दी जल्दी करना, तब वर्ड यूज होता है हेस्टी। हेस्टी के सिनोनियम्स क्या है? हेस्टी के सिनोनियम्स है फास्ट, क्विक, फास्ट, क्विक, रैपिड, ये सारे क्या है? हेस्टी के सिनोनियम्स। इन सब का मतलब होता है किसी काम को जल्दी जल्दी दोहराना। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, मेटिकुलस का आंसर है प्रिसाइज। Next word. Select the correct spelling of the underline incorrect
spelt word in the given sentence. Ria was incontrollably crying since she had lost her pet dog. यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो उसकी स्पेलिंग गलत है। अब हमें बताना कि कौन सी इन चारों में से स्पेलिंग सही है। पहला है इनकंट्रोलेबली, दूसरे में इन दोनों में सेम लग रहा है, फिर तो वैसे ही नहीं होगा। तीसरे में आ गया अनकंट्रोलेबली, और फोर्थ में भी क्या आ गया, इसमें एल आ गया, इसमें एल नहीं है, इसमें अन आ गया, और इसमें भी क्या है, एबल, ABLY होता है, तो ये भी गलत है। तो कौन सी ऑप्शन आएगी? थर्ड ऑप्शन आएगी। कभी भी ये वाला वर्ड नहीं होता, हमेशा क्या होता है, अनकंट्रोलेबली, अनकंट्रोलेबली। इनकंट्रोलेबली नहीं होता, अनकंट्रोलेबली होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका नेगेटिव बनाना होता है तो UN का यूज होता है, और कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका नेगेटिव बनाना है तो IN का यूज होता है। तो इनकंट्रोलेबली की जगह आना चाहिए अनकंट्रोलेबली। क्लियर है? अनकंट्रोलेबली होता है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो हमारे हाथ में नहीं होता, जिस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब वो कहता उसका जो पेट डॉग था, जो उसने पाला हुआ था कुत्ता, वो मर गया, तब वो अब रो रही है, तब इसमें हम कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता। अब उसका मर गया तो अब उसको आंसू तो आएंगे ही, रोना तो आएगा ही। क्लियर है ये वर्ड? नेक्स्ट, अंडरलाइन वर्ड का मतलब क्या है? Despite numerous discussions promoting tolerance, he remained a person who is intolerant toward different opinions, beliefs, or people, refusing to accept any viewpoint other than his own. जो अंडरलाइन वर्ड है, अ पर्सन हु इज इंटॉलरेंट टुवर्ड डिफरेंट ओपिनियन, बिलीफ और पीपल। इसको अगर एक लाइन में समझाना चाहे तो इसका मतलब है जो पर्सन क्या होता है, कट्टर होता है। अगर जो पर्सन हिंदू है, हिंदू ही रहेगा, वो सोचता है कि कोई और धर्म है ही नहीं, उसके लिए ना तो कोई मुस्लिम धर्म है, ना क्रिश्चियन धर्म है, ना सिख धर्म है, वो अपने धर्म के लिए क्या होएगा, कट्टर है। तब कौन सा वर्ड यूज होगा? बाइगॉट, ह्यूमैनिटेरियन, प्रैग्मेटिस्ट या फिर स्केप्टिक? इसका आंसर आएगा बाइगॉट। बाइगॉट क्या होता है? कट्टर। बाइगॉट होता है कट्टर। कट्टर उसे कहते हैं जो कोई और धर्म के व्यूज को सहन नहीं कर सकता, उसको लगता है कि सिर्फ मेरा ही धर्म क्या है, बेस्ट है, बाकी और किसी धर्म के व्यूज वो स्वीकार नहीं करता। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन होता है परोपकारी, परोपकारी। ह्यूमैनिटेरियन होता है परोपकारी। इसके सिनोनियम्स क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट, ये मैंने काफी बार बताया है। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है लवर ऑफ मैनकाइंड, जो लोगों की मदद करता है, लोगों से प्यार करता है, वो होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। इसके और भी सिनोनियम्स है, एक सिनोनियम और है ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट का भी सेम ही काम है, ये भी लोगों की मदद करता है। तो इसके तीन वर्ड्स हो गए, ह्यूमैनिटेरियन, फिलैंथ्रोपिस्ट और ऑल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट आ गया प्रेगमेटिस्ट। प्रेगमेटिस्ट क्या होता है? जो प्रैक्टिकल व्यूज पे डिपेंड करता है, जिसकी सोच क्या होती है, जिसके जो ओपिनियंस होते हैं, आइडियाज होते हैं, वो प्रैक्टिकली डिसाइड होते हैं, ना कि वो कुछ भी अपनी तरह से इमोशनली कुछ भी सोचता है। उसके जो भी व्यूज होते हैं, ओपिनियन होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक। और लास्ट आ गया स्केप्टिक। स्केप्टिक होता है संदेही, स्केप्टिक हो गया संदेही, जिसको हम कहते हैं डाउटफुल। स्केप्टिक हो गया संदेही, डाउटफुल, जो हर छोटी छोटी बातों पे डाउट करता है कि ये होना चाहिए क्या, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसको कहते हैं स्केप्टिक। क्लियर है चारों वर्ड्स? नेक्स्ट आ गया पैराजंबल। ऑप्शंस देखते हैं।
डी आया है, सी बी ए। मतलब इन चारों में ऑप्शंस क्या है, डिफरेंट है। तब इसमें तुम्हारी मर्जी है, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। बट अब शुरू करना है ना, सबसे पहले देखो इसमें नाउन क्या है, किस बारे में बात हो रही है। सबसे पहले देखो, मोर एंड मोर, ये नहीं लग रही। रूफ टॉप्स कवर्ड विद ग्रास, ये ऑप्शन लग रही है। दीज इंक्रीजिंग, दीज तब आता है पहले हमें कोई नाउन चाहिए। नेक्स्ट आ गया अमंग द बेनिफिट, ये भी लास्ट में लग रहा है। इसकी शुरुआत होगी बी से, और बी वाली कौन सी, एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर होगा। पढ़ के देखते हैं इसको। रूफटॉप्स कवर्ड विद ग्रास, vegetable garden and lush foliage are now a common sight in many cities around the world. वो कहता है जो रूफटॉप्स क्या होते हैं, जिन घरों के मकान की छत जो होती है ना, वो खाली होती है। रूफटॉप्स उन्हें बोलते हैं जो छत होती है। अब जो आजकल क्या है, जो लोग है ना, घर के छतों के ऊपर क्या करने लगे, ग्रास उगाने लग गए। ग्रास के साथ साथ कुछ सब्जियां भी उगा देते हैं। और लश फॉइलेज होता है हरी भरी पत्तियां, लश फॉइलेज होती है पत्तियां, हरी पत्तियां। आर नाउ अ कॉमन साइट इन मैनी सिटीज अराउंड द वर्ल्ड, मतलब हमें काफी देखने को मिल रहा है। उसके बाद आएगा डी ए, मोर एंड मोर प्राइवेट कंपनीज, काफी सारी जो प्राइवेट कंपनीज है और सिटी अथॉरिटीज आर इन्वेस्टिंग इन ग्रीन रूफ ड्रॉन टू देयर वाइड रेंजिंग बेनिफिट्स। काफी सारी जो प्राइवेट कंपनीज है और सिटी अथॉरिटीज है, वो इस प्रोजेक्ट पे क्या कर रही है, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। नेक्स्ट, अमंग दीज बेनिफिट, अमंग द बेनिफिट, इन बेनिफिट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी कम हो रही है। मिटिगेट होता है रिड्यूस करना, मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लड, बाढ़ आने का कोई डर ही नहीं है। जब तुम छत के ऊपर सब्जियां उगा रहे हो, तो अब कोई बाढ़ आएगी तो छत तक पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी ना। तो वो क्या कह रहा है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लड, मेकिंग हैबिटेट फॉर अर्बन वाइल्ड लाइफ, टैकलिंग एयर पोल्यूशन एंड इवन ग्रोइंग फूड। क्लियर है, ये सारे इसने बता दिए बेनिफिट्स। लास्ट, दीज इंक्रीजिंग रेडिकल अर्बन डिजाइन कैन हेल्प सिटीज अडेप्ट, अडेप्ट होता है एनवायरमेंट के साथ खुद को चेंज कर लेना, टू द मोन्यूमेंटल प्रॉब्लम्स दे फेस such as access to resource and lack of green space due to development। तो ये जो सिटीज है, अर्बन डिजाइन है, वो खुद को क्या है, चेंज कर रही है। कैसे, जैसे अगर उनको लग रहा था ना कि रिसोर्स में दिक्कत आएगी या कोई ग्रीन स्पेस में, तब उन्होंने रूफ टॉप्स के ऊपर ही सब कुछ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे कि बाद में ना तो हमें बाढ़ का दिक्कत है, ना रिसोर्सिस का, ना कोई भी एयर पोल्यूशन का दिक्कत आएगा। तो इसकी कौन सी ऑप्शन बनेगी, बी ए डी सी। क्लियर है, क्योंकि स्टार्टिंग का आंसर होगी ये रूफ टॉप्स होगी। मेन हमारा इसमें नाउन यही था, इसके बारे में सारी बात हुई है रूफ टॉप के बारे में। तो जिसके बारे में बात होती है वो स्टार्टिंग में आएगी। नेक्स्ट आ गया ये पैराग्राफ। हाउ डिड टीपू सुल्तान's approach to military hospital reflect his leadership qualities। टीपू सुल्तान के बारे में हमें पहले भी एक पैराग्राफ आया था, तो उसमें वो थोड़ा कोई और आइडिया बता रहा था, इसमें कुछ और बताएगा। अब बट ये सारा पैराग्राफ किसके बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में। उसने क्या कहा, हाउ डिड टीपू सुल्तान अप्रोच टू मिलिट्री हॉस्पिटल रिफ्लेक्ट हिज लीडरशिप क्वालिटीज। टीपू सुल्तान की क्या अप्रोच रही मिलिट्री हॉस्पिटल बनवाने में, जिससे कि जो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, ये इसकी ऑप्शंस आ गई। Which ethical value is most strongly reflected in Tipu Sultan leadership as mentioned in the passage। इसमें भी क्या मांग रहे हैं, टीपू सुल्तान की लीडरशिप। मतलब हमें इतना आइडिया लग रहा है कि ये पैराग्राफ के अंदर क्या होएगा, टीपू सुल्तान की लीडरशिप के बारे में व्यू पॉइंट होएगा।
नेक्स्ट, व्हाट डिड टीपू सुल्तान एस्टैब्लिश फॉर हिज सोल्जर्स ड्यूरिंग हिज रेन? ये रेन का मतलब होता है इसका राज्य, शासन। इसके जो शासन के टाइम पे टीपू सुल्तान ने अपने सोल्जर्स के लिए क्या किया? क्लियर है? अब ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग में है ड्यूरिंग हिज रेन, इसके शासन के दौरान टीपू सुल्तान वॉज डीपली कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ हिज सोल्जर्स। ये अपने शासन के दौरान ये अपने सोल्जर्स के वेलफेयर, लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ डीपली कंसर्न, बहुत कुछ करना चाहता था। He understood the importance of keeping his army motivated and well equipped for the ongoing battles against the British and other enemies. हम जब भी कोई भी जंग लड़ते हैं, वो जंग लड़ते हैं उसमें सोल्जर्स का अच्छा रहना जरूरी है, उनका हेल्दी, उनके सही स्टेबल कंडीशन होनी जरूरी है। तो वही बात कर रहा है कि उसका मेन मोटिव क्या था कि जो उसकी सोल्जर थे, उसके जो आर्मी के अंदर लोग थे, वो क्या रहे? मोटिवेट हुए, उनका जो भी जज्बात है वो डूबे ना, इधर उधर ना आए। एंड वेल इक्विप्ड फॉर द ऑन गोइंग बैटल, और प्रॉपर उनको सारी फैसिलिटीज मिलती रही। वन स्टोरी, एक स्टोरी क्या बताती है? दैट स्टैंड आउट इज द टीपू सुल्तान केयर्ड फॉर हिज सोल्जर्स नीड। इससे यह पता चलता है कि टीपू सुल्तान उनके जो सोल्जर्स है उनके बारे में बहुत ध्यान रखते थे, बोथ ऑन एंड ऑफ बैटलफील्ड। चाहे वो जब जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो जंग नहीं लड़ रहे, तो दोनों टाइम में उसका ध्यान रखते थे। He ensured that his soldiers had access to health care and better living condition. उनका मेन मोटिव क्या था कि जो सोल्जर्स है वो हेल्दी रहे और साथ में क्या रहे, उनको प्रॉपर लिविंग कंडीशंस मिलती रहे। एज ही बिलीव्ड दैट अ हेल्दी एंड वेल केयर्ड फॉर एनिमी वाज की टू विक्ट्री। यही विक्ट्री का कारण है। जब पर्सन तंदुरुस्त होएगा, जब पर्सन के पास सारी लिविंग कंडीशंस होएगी, तो पर्सन क्या रहेगा? मोटिवेट रहेगा और सही से वॉर के अंदर लड़ पाएगा। One of the most remarkable action he took was the establishment of military hospital. आ गया, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मिलिट्री हॉस्पिटल, उसकी बात होगी। Where soldiers would receive medical treatment. मिलिट्री हॉस्पिटल में क्या आएगा? सोल्जर्स क्या है, जब भी उनको जंग में चोट लगेगी तो वहां से वो क्या करेंगे? अपनी दवा, अपना मरहम पट्टी करवा लेंगे। These hospitals were equipped with doctors and nurses. ये इन हॉस्पिटल्स में क्या आएगा? काफी अच्छे डॉक्टर्स होंगे और नर्स होंगे। Who were well versed in treating battlefield injuries. जो काफी ज्यादा बैटलफील्ड इंजरीज क्या होती है, जो बैटल के अंदर काफी चोट लग जाती है, चाहे वो गोली का निशान है, तलवार का निशान है, उसको सही करने के लिए डॉक्टर और नर्सिस जिनको प्रोफेशनल नॉलेज होगी वो प्रेजेंट होंगे। टीपू सुल्तान फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच टू द वेल बीइंग ऑफ हिज आर्मी हेल्प्ड मेंटेन मोरल एंड इफेक्टिवनेस। ये जो अप्रोच थी ना, इसकी वजह से जो टीपू सुल्तान के सोल्जर्स थे वो काफी क्या है? मोटिवेट हुए। मेकिंग हिम अ रेवर्ड फिगर। रेवर्ड का मतलब क्या होता है? रेवर्ड, रेवर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट। रेवर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट, मतलब जो सोल्जर्स थे उसको बड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे among his soldiers. His leadership demonstrated true leader is one who not only commands respect through strength but also care for the people who serve him. टीपू सुल्तान की लीडरशिप में हमें ये पता चलता है कि जो लीडर उसे कहते हैं जो सिर्फ हमें अपनी पावर ना दिखाए बल्कि साथ में लोगों की मदद भी करे, उसी को ही अच्छा लीडर मानना जाता है। टीपू सुल्तान अप्रोच was ahead of its time and remain as example of how compassion and strategic leadership can coexist. टीपू सुल्तान का जो ये सारा इसका व्यू पॉइंट था, ये हमें बताता है कि कंपैशन होता है दयालु, बड़े ही निर्मल स्वभाव का, और लीडरशिप स्ट्रेटेजिक लीडरशिप होती है जो वॉर के टाइम सही से डिसीजंस ले सके। ये दोनों चीजें क्या कर सकती है? को एग्जिस्ट कर सकती है।
ये क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डिड टीपू सुल्तान एस्टैब्लिश फॉर हिज सोल्जर्स ड्यूरिंग हिज रेन। उसने अपने शासन के दौरान क्या एस्टैब्लिश किया? मिलिट्री हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सोल्जर्स, या ये लाइन क्या एस्टैब्लिश किया? मिलिट्री हॉस्पिटल्स, ये सही है। बाकी देखते हैं, पॉलिटिकल अलायंस विद नेबरिंग किंगडम्स, इसकी बात नहीं हुई। मिलिट्री स्कूल्स टू ट्रेन सोल्जर्स इन आर्ट्स, ये भी नहीं बात हुई। और एक और ऑप्शन है, न्यू वेपनरी फॉर बैटलफील्ड सिक्योरिटी, ये भी बात नहीं हुई। बात किसकी हुई है? मेडिकल मिलिट्री हॉस्पिटल। नेक्स्ट, which ethical value is most strongly reflected in टीपू सुल्तान लीडरशिप? टीपू सुल्तान की लीडरशिप कैसी थी? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड कंट्रोल ओवर हिज सोल्जर्स, काफी ज्यादा डिसिप्लिन था, सख्त डिसिप्लिन नहीं। निग्लेक्टिंग द नीड्स ऑफ हिज आर्मी, नहीं। उसको तो मानना था कि जितना हम आर्मी के लिए कर सकते हैं उतना ज्यादा हमें करना चाहिए। एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर एट ऑल कॉस्ट, नहीं। केयरिंग फॉर द वेल बीइंग एंड हेल्थ ऑफ हिज सोल्जर्स, फोर्थ ऑप्शन, खुद के सोल्जर्स जो थे उनकी वेल बीइंग की ध्यान रखना। और लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड टीपू सुल्तान's approach to military hospital reflect his leadership qualities? It showed focus on military victory over everything else, नहीं। ये वाली जो स्टेटमेंट होते हैं इनको बोलते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट, जिसमें क्या कह रहा है कि वो चाहता था सिर्फ मिलिट्री के अंदर विक्ट्री मिले, मतलब मैं सिर्फ जंग जीत जाऊं, बाकी मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं था। Next, he emphasized his ability to strategize in war rather than focusing on people's welfare. ये भी है। It highlighted his desire to control the soldiers through fear. डर से soldiers को बताना, नहीं। Fourth, it demonstrates his understanding that leadership requires compassion and foresight. आई थी लास्ट लाइन, कैसे कंपैशन और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप को एग्जिस्ट कर सकती है, तो इसकी आएगी फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हो गया? ये आज की शिफ्ट कंप्लीट होती है, कल मिलते हैं नई शिफ्ट के साथ।